नर्मदे हर जुनून में आप सबका दिल से स्वागत है। आज जो परिक्रमावासी जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी उम्र है 76 ईयर्स और उनकी 76 उम्र में उन्होंने कितने बार कैसी मैया की परिक्रमा की है वो इतनी अद्भुत है। मैं आपको शॉर्ट में उनके बारे में बता दूं, उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार पैदल परिक्रमा की है और उन्होंने 2 बार कार से परिक्रमा की है, 2 बार उन्होंने बस से परिक्रमा की है और अभी कुछ ही क्षणों में जैसे ये इंटरव्यू होने वाला है उसके 8 दिन बाद वो बाइक से परिक्रमा पे जा रहे हैं और उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन किताबें लिखी। तो मैं बहुत उत्सुक थी उनसे बारे में पूछने की इतना क्या है आपके पास ऐसी। हम एक परिक्रमा करते हैं तो हम सोच लेते हैं कि हमने बहुत कर ली, ऐसी जो परिक्रमा बाद वो कर रहे हैं तो वो मैं जान लेते हैं उनसे कि वो क्या उनकी आस्था है और उनके अनुभव क्या है और वो मैया के प्रति क्या भाव रखते हैं। चलिए सबसे पहले मिलते हैं बाबा जी से, जिनका नाम है हरिओम व्यास जी। नर्मदे हर बाबा जी। हरिओम बाबा जी, पहले तो आपका जुनून में दिल से स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, मुझे ये बताओ आपने कितने बार परिक्रमा की? पैदल 4 बार की है। पैदल 4 बार, अभी लास्ट 2024-25 में लास्ट टाइम करके आया। अच्छा, उससे पहले 3 बार की है, 13, तो 14 में, 15, 16, 18, 19 में ऐसे। बाप रे। और बस से भी किए, कार से भी किए, फिर हाँ, 2 आप। बार लग्जरी बस से की है। हाँ। बाप रे। इतना क्या मतलब, इतनी परिक्रमाएं क्या, कैसे जुड़े आप मैया से, कैसे झुका हुआ आपका मैया के प्रति? कुछ नसीब भी, कुछ नसीब की बात है, क्योंकि मेरी माता जी का नाम था रेवा। अच्छा। माता जी का नाम रेवा था, अच्छा। पर पिताजी का नाम था शिव शंकर। क्या और बात रेवा है। और शिव शंकर के, रेवा और शिव शंकर का पुत्र हो हम्म। तो रेवा की परिक्रमा ना करे, हो ही नहीं सकता। तो और फिर भी मुझे नर्मदा से ज्यादा प्रेम है। हम्म। वैसे भी पहाड़, प्रकृति, कहानी जो भी कुछ कहे, उससे अधिक प्रेम है मुझे प्रकृति से, तो बार बार होने को जी जाता है। और हम्म। जैसे परिक्रमा में जो अनुभव होते हैं वो इतने अद्भुत होते हैं कि मन भरता ही नहीं है। हाँ। ये भक्ति का ही एक प्रकार है। हम्म। मतलब परिक्रमा हम जिस प्रकार पूजन वगैरह करते हैं, बस षोडशोपचार दे हम पूजन करते हैं, तो हम्म। उसमें आखिरी क्रम है वो प्रदक्षिणा आता है। हम्म। आपके महाराष्ट्रियन भाषा में भी कहा है, आपको पता हो तो, वो हम्म। धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा गुरु रायाची। हम्म। उसमें क्या क्या सब कुछ बताया गया है उसमें, हाँ। कैसे होता है, क्या क्या मिलता है परिक्रमा में, इसलिए हम्म। उसमें वो करता है। हम्म। अधिक पुण्य भी मिलता है, मोक्ष मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है उसमें। बहुत कुछ देख, देव भाव विसर जाते हैं, इसलिए परिक्रमा का आकर्षण ऐसा है कि मत पूछो, बस बार बार जाने को जी चाहता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। मेरे को ऐसे ये मन में ख्याल आता है, जैसे आप परिक्रमा पे निकलते हैं तो आप पैदल, जब आपने पहली परिक्रमा की तो आपने जो मैया का जल लिया था, संकल्प लिया था, तो दूसरी परिक्रमा में वही जल ले जाना होता है कि नया जल ले जाते? अच्छा, परिक्रमा के जो कुछ नियम है, उस हाँ। नियम के अनुसार सबसे पहले जो जो नर्मदा का जल साथ में लेना है एक बोतल में। हाँ। क्योंकि बहुत से ऐसे जंगल है और बहुत से ऐसे स्थल है कि जहाँ पर मैया का दर्शन कुछ मतलब 2, 4, 5, कभी कभी 5, 5, 7, 7 दिन तक नहीं होता है। इसलिए उस जल की पूजा करनी पड़ती है शाम सवेरे। हम्म। और ओमकारेश्वर में जाकर उसी जल को फिर ओमकार लिंग पर चढ़ाना पड़ता है। बराबर। ये भी एक नियम है उसका। इसलिए उसी बोतल को, जिस परिक्रमा का जल है उसी परिक्रमा के अंत में उसको ओंकारेश्वर पर जलाने चढ़ाने के बाद ही आपकी परिक्रमा पूरी होती है। मतलब कि आप जितनी बार परिक्रमा करो उतनी बार आप हर एक बार मतलब फ्रेश बोतल में जल लेना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा। ओके। हाँ। अच्छा, मुझे एक फटाक से आप बात बताओ, मेरे को ये बहुत क्यूरियोसिटी होती है। एक परिक्रमा हुई है आपकी, है ना? ऐसा क्या रह गया था कि जिसको करने के लिए आपने दूसरी की, और उसमें क्या रह गया था तो तीसरी भी की? कुछ रह गया ऐसा नहीं है, मतलब कि जो स्पिरिचुअलिटी जो है, हम्म। आध्यात्मिकता, हम्म। कुछ ऐसी चीज है, मतलब कि ये भोजन जैसी चीज नहीं कि भाई एक बार आपने भोजन पा लिया तो आपका मतलब पेट भर गया, फिर आप उसी चीज को नहीं खाएंगे। हम्म। पर ये कुछ जो आध्यात्मिक अनुभूति कुछ ऐसी चीज है, हम्म। या भक्ति कुछ ऐसी चीज है, उसमें पेट भरता नहीं है। वो सतत, ये दिस इज कंटिन्यूइंग प्रोसेस, क्या बात। प्रोसेस चालू रहती है और उसमें कभी जी भरता नहीं, और बार बार जाने को जी करता है। वाह। ये चाह कुछ ऐसी चाह है, ये भावना ऐसी है, भक्ति ऐसी है, इसलिए हर बार अविरल अलग अलग बहने अनुभव वाली। होता है। हाँ, मैया की ये शक्ति जैसे अविरल बह रही है, वैसी वो भावना है आपकी भक्ति की। भक्ति की भावना बनी रहती है, क्योंकि जो नर्मदा परिक्रमा जो है, मतलब नर्मदा, जो नर्मदा के जो दोनों किनारे हैं,
इसको उसको नर्मदा का फील्ड कहा जाता है, हम अंग्रेजी में हम फील्ड कहेंगे, और उसको उसमें के नर्मदा पंथक कहते हैं। एनर्जी उसके दोनों किनारे पर, उसके जल में, उसके वातावरण में, वायुमंडल में चारों ओर ऐसी बनी रहती है कि हर बार चाहने चाहता है जी। और एनर्जी मिलती है, बैटरी चार्ज, जिसको कहते हैं बैटरी चार्ज होना, ये होता ही रहता है, इसलिए बार बार चाह होती है जाने की। चलो बढ़िया। एक बार आपने अपनी धर्मपत्नी के साथ भी किए पैदल, जी है ना? जी तो हाँ। तो आप इतने मुस्कुरा रहे हैं एकदम पैदल भैया के नहीं, साथ। मैं इसके वो किए है, ये वजह मैं बता रहा हूँ। हमारे एक विद्वान परिचित है हमारे, जो नारद शर्मा के ट्रस्टी थे, हम्म। वो हमको, अगर हम जब दोनों साथ में गए परिक्रमा शुरू करने के लिए, उनके आशीर्वाद लेने के लिए गए, तो अच्छा। उन्होंने बताया कि आपने पहली परिक्रमा की आपकी पत्नी की रजामंदी लेकर, तो आपको तो आधा ही पुण्य मिलेगा, आधा पुण्य आपकी पत्नी ले जाएगी। और दूसरी परिक्रमा की, हाँ, आधा पुण्य आपके पास रहेगा, आधा आपकी पत्नी ले जाएगी। हाँ, तीसरी परिक्रमा की आपने, आधा पुण्य आपके पास रहेगा, वो ले जाएगी। मतलब कि आपकी 3 परिक्रमा के बाद दोनों के पास मतलब 75% या तो 3 परिक्रमा दोनों, उसका पुण्य हुआ। अब चौथी बार आप जाते हैं तो उसका भी आधा पुण्य तो वो ले जाएगी, उसका पुण्य आपसे बढ़ जाएगा, मतलब कि 1.5 + 1 मतलब 2.5 उसके पास होगा, और आपके पास 2 ही होगा। इसी की वजह से, नहीं, ये कुछ ऐसी भावना है, इनका कहने का मतलब ऐसा, और मैं खुद कह रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, अनुभव इसलिए कर रहा हूँ कि 3 परिक्रमा पहले वो ना कह रही थी मुझे, पहली परिक्रमा भी ना कह रही, दूसरी परिक्रमा ना कह रही थी, फिर मतलब तीसरी परिक्रमा भी ना कह रही थी, और चौथी परिक्रमा वो खुद कैसे तैयार हो गई? क्योंकि परिक्रमा का पुण्य होता है, हमारे माता पिता का कुछ अन्य अच्छा कर्म होता है, उसके पुण्य, उनके पुण्य के प्रभाव से आपको विचार आता है जाने का। और विचार जब परिपूर्ण होता है, मतलब वो मटेरियलाइज कब होता है, जाने का कब बनता है, आपका अति पुण्य जमा हो तब होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, उनके पास भी मेरा काम है वो पुण्य हो भी हो, वो उसके बाद जमा होता है, उसकी मतलब मति मतलब बदल गई, बराबर। उसका पूरा पूरा जो जो बैकग्राउंड था वो पूरा का पूरा बदल गया। जो मुझे रोक रही थी वो खुद तैयार हो गई। सही है। चलो मैया का इसी वजह से होता है, यही एक वजह हो सकता है, ऐसा हमारे विद्वान विद्वान परिचित ने बताया था। बराबर है। तो आपको पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जिस भी परिक्रमा में आपके कुछ ऐसे अच्छे से अनुभव बताइए कि जहाँ आपको ऐसा मैया का साक्षात्कार हुआ होगा, या आपके कुछ अद्भुत अनुभव होंगे जो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। नहीं, एक बात है, फिर एक्सपीरियंस की बात, अनुभव की बात है। अनुभव ऐसा है कि किस प्रकार का अनुभव, हम बहुत बार रास्ता गुम हो गए, मतलब कि रास्ता भूल गए, तो बहुत बार रास्ता बदल दिया। जंगल में गए तो वहां पर खाना भी हमको मिल गया। मतलब मैं एक्सपीरियंस बताने जाऊं तो चलो पहली परिक्रमा की बात करता हूँ। हम कुछ सुल्तान की झाड़ी का नाम सुना होगा आपने, तो सुल्तान की झाड़ी में हमारे साथ एक युवा राजपूत का लड़का था, मुंबई महाराष्ट्र का ही था। वो लड़का होटल में काम करता था, उसने नर्मदा परिक्रमा का नाम भी नहीं सुना था। 2-3 महीने पहले उसके गुरु ने कहा बेटा चला जा, तो वो आ गया और मेरे साथ जुड़ गया। वो बोलता था मुझे, महाराज जी मैं तो एक अबूझ गवार हूँ, होटल में काम करता हूँ, मुझे पता भी नहीं है नर्मदा मैया क्या है, और मैया ने आपको मेरे साथ मिला लिया। मैं यहाँ दत्त मंदिर के साथ जुड़ा हूँ। मैं मतलब कर्मकांड पूजा इत्यादि मैं बहुत जानता हूँ, मतलब बराबर। वो कुछ नहीं जानता था, तो मैया ने दोनों को मिला दिया, दोनों इकट्ठे हो गए और एक महात्मा मिल गए, और युवा दोनों। हम तीनों जंगल में साथ में जा रहे थे, सुल्तान की झाड़ी की बात है। रास्ते में बड़ा पहाड़ आया, बड़ा बड़ा मस्त था। मैं पीछे चला, वो लोग आगे चल रहे थे। वो पहाड़ को घूमकर वो लोग आगे जाने लगे। मैंने कहा ये पहाड़ है, मैं ऊपर चल के सीधा आगे उतर जाऊं, ऐसा मैंने सोचा। तो उन लोगों को वो भाई और घूमकर वो पक्के रास्ते पर चले गए, और मैं चला गया सीधा सीधा जंगल का रास्ता। करीब आधा घंटा तक मैं चला अकेला। बाद में जाकर ऐसा हाल हुआ कि ऐसी झाड़ी शुरू होगी, आगे रास्ता नहीं था, पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया, चारों ओर घना जंगल, सुनसान जंगल। और ऐसा जंगल की जिसको कहते हैं, हमने शब्द तो बहुत सुने, सुनसान जंगल, भयानक जंगल, मगर वो अनुभव अलग चीज है। मैंने कहा अरे तो रास्ता है आगे, नहीं अभी तो कहाँ जाएं, मुझे वापस ही जाना पड़ेगा। परिक्रमा में जो हमारे जैसे परिचित लोग हैं वो हमको बताते हैं, जब आप परिक्रमा के लिए जाते हो तो जो पहले परिक्रमा में जाकर जो आए हुए सफल, उसको पूछते हैं, उन्होंने हमको बताया, एक राज बताया कि जब भी आपको कोई मुश्किल आने पड़े, कोई तकलीफ ऐसी हो कि जब रास्ता ही नहीं मिले आपको, तो आपको क्या करना है?
दोनों हाथ फैला के चारों ओर नर्मदे हर। नर्मदे हर चारों ओर आवाज देनी है, नर्मदे हर नर्मदे हर। हम्म। मैं जंगल में अकेला ही था, सुनसान जंगल, और शाम होने को थी। हम्म। मैंने फिर चारों ओर जोर से आवाज लगाई, हम्म। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। हम्म। फिर मैं शांत हो गया। फिर उसमें तो कुछ दूर से आवाज आई, हम्म। अरे बाबा, हम्म। वहां कहाँ जा रहे हो? मेरे बगल में छोटी टिकरी बोलते हैं ना, छोटी टिकरी, हम्म। छोटी टिकरी, एक लड़की खड़ी थी, अच्छा। 8-10 साल की लड़की। उसके बगल में उसके बगल में 2-3 लड़के बकरियां थी, वो बकरी चर आई थी। हम्म। और छोटा पेड़ था, छोटे पेड़ पर वो खड़ी थी। हम्म। क्या पहना था वो भी मुझे सब कुछ याद है, पूरा का पूरा चित्र। अरे महाराज, वहां का आप सीधे यहाँ चले जाइए। हम्म। मुझे बायां हाथ बताया और बाईं दिशा बताई। हम्म। मैंने कहा बेटा नर्मदे हर। हम्म। फिर सीधा पहाड़ चला, मैं सीधा, तो सीधा पहाड़ चला। कांटे झाड़ी वगैरह खूब थे, मेरे कपड़े भी सब फट गए पैर में। उस समय मैंने पैर में जूते भी नहीं पहने थे, तो काफी कांटे भी लगे, कपड़ा। तो फिर 2-4 मिनट में वो पहाड़ी चढ़ गया, छोटे सामने बताई वो पहाड़ी। तो सामने वो महाराज बैठा था एक पत्थर पर। मैंने ऊपर से मैं हवा दी, महाराज अभी मैं आ रहा हूँ। हम्म। अब बताइए, ये यहाँ पर मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है, वहां पर कौन आ सकता है? हाँ, कौन आ सकता है यहाँ पर? सही बात है। ऐसे ऐसी बार ऐसी एक और बात बता दूँ इसी के साथ ही जुड़ी हुए। हम्म। पत्नी के साथ हम लोग ओमकारेश्वर से चले। हम्म। ओमकारेश्वर से 8-10 किलोमीटर चलने के बाद हम्म। हम लोग किनारे पर ही चल रहे थे। हाँ। किनारे चलने के बाद कुछ ऐसी झाड़ी और ऐसा कुंड आया, एक बड़ा बड़ा कुंड था। हम्म। और फिर चारों चारों ओर से झाड़ी लगी हुई थी। तो मैं उतर गया, गलती से उतरा, क्या कैसे हुआ ये भी पता नहीं, क्योंकि मैं चौथी बार जा रहा हूँ। फिर भी ये माहौल, ये जगह कैसे आई ये भी पता नहीं है। हम्म। हम्म। हम लोग वो अंदर उतरे गए झाड़ी में, और करीब आधे घंटे तक चलते रहे। कैसे वो रास्ता भी ऐसा कठिन था, मैं बात बताऊं कि मैं ऐसा था, मैं 10 कदम चलता, सामान लेकर तो छोड़ देता, फिर पत्नी का हाथ पकड़, फिर पकड़ के वो छोड़ता, ऐसा ढलान वाला। और नीचे गिरे तो कम से कम 100 फीट नीचे पाएंगे, और ऊपर तक पहाड़ी का अंत नहीं था। करीब आधा घंटा तक चला। मैंने कहा अभी तो शाम होने वाली है, अब आके जाएंगे कहाँ अभी, और कितना चलेंगे अभी? तो ये तो रास्ता शाम तक, ये रास्ता काटना मुश्किल है। फिर पत्नी हम लोग वो पहाड़ के ढलान पर ही खड़े थे। हम्म। वो भी तो वृक्ष सारा या तो पेड़ पकड़ के ही खड़े थे, सामान भी नहीं पकड़ा हुआ था। फिर हमने फिर वही किया। फिर मैंने जोर से, तो मैया तो ऊपर से दिख रही थी पहाड़ी ऊपर से। हमने दोनों हाथ हाथ उठाकर फिर से आवाज लगे, नर्मदे हर नर्मदे हर। ऐसा हुआ कि जो प्रवाह है वो मतलब ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, और एक नाव चल रही थी, मतलब तो पानी के प्रवाह के सामने उसमें 2 लड़के बैठे हुए थे। मैंने कहा अरे महाराज, हम्म। रास्ता कहाँ पर है? मैंने ऐसा पूछा। हाँ। काफी दूर, 100 कम से 200-400 फीट दूर पर था वो। फिर मेरी आवाज सुनी, उसने भी आवाज दी, महाराज आप ऊपर सीधे चले जाइए, हम्म। ऊपर सीधे चले जाइए। मुझे ये आइडिया अभी तक नहीं आया था, उसने बताया, और वो नाव चली गई। अच्छा। फिर फिर पत्नी को साथ लेके थोड़ा सामान फिर ऊपर चढ़ा, फिर ऊपर छोड़ छोड़ के आया, फिर मैं चढ़ा, फिर उतरा, मतलब ये बारी बारी सामान उसको बाहर ले गया, और 10 मिनट के अंदर ऊपर चढ़ गए। सीधा रास्ता मिल गया, पक्का रास्ता मिल गया, और हमको जो रास्ता भूल गए तो वही रास्ता हमको मिल गया। हाँ। और ये तो हमारी परिक्रमा का पहला ही दिन था। अच्छा। जो पत्नी का हाल क्या हुआ होगा। हाँ। इसलिए कहते हैं वो प्रथम ग्रास मक्षी का, संस्कृत में ऐसी कुछ कहावत है, हाँ। प्रथम ग्रास मक्षी का, मतलब पहले दिन कुछ ऐसी मुश्किल आनी पड़ती है कि मत पूछो बात, वो दोबारा आने की हिम्मत ही नहीं करेगा। पर फिर भी आसान होगी मुश्किल हमारी। बराबर है। ऐसे कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि खाने के लिए आप पूरा दिन खाना नहीं खाया होगा, ऐसे कहीं ऐसे दिन भी आए होंगे? बहुत बार होता है ऐसा, मतलब फिर भी खाना तो मिल ही जाता है। हम्म। लोग आपने खाने की बात पता है ना, तो हम्म। ये भोजन के बारे में भी एक्सपीरियंस बता दूं मैं। हम्म। पहली परिक्रमा थी हम्म। ना, महेश्वर का नाम तो सुना है आपने? हम्म। महेश्वरम बोले कौन सी जगह? वो गुजराती रिवाज पिक्चर एक आया था, उसमें वो जहाँ से वो टेक्निकल सीन दिखाते हैं कि मैया को साड़ी कैसे पहनाई जाती है, वहाँ टेक्निकल सीन दिखाया था। हाँ। वही महेश्वर वाला, हम्म। वही महेश्वर का पूरा नाम माहिष्मति था। हम्म। इतिहास पढ़ा हो तो माहिष्मति का राजा सहस्त्रार्जुन अर्जुन उसका नाम था, सहस्त्रार्जुन अर्जुन। हम्म। वही महेश्वर से आगे 8 किलोमीटर मंडलेश्वर है। करीबन रात को करीबन 8 बजे में पहुंचा वहां पर, हम्म। राम जी मंदिर में। हम्म। 8 बजे
उस दिन रामनवमी थी। करीब 200-400 भक्त कुछ मंदिर में भीड़ लगी हुई थी, और एक कोने में बैठकर 25-50 लोग बैठे थे, भक्त लोग कुछ राम रक्षा स्तोत्र, शिव महिमा या विष्णु सहस्त्र का पाठ कर रहे थे। मैं भी जाके पीछे जाकर बैठ गया। 1-1.5 घंटा पाठ चला। फिर 9-10 पैसे 10 बजने को थे, तब एक एक करके सब कुछ कर चले गए। बिल्कुल मैया के किनारे पर ही मंदिर है। मैंने कहा बच्चों, आज आपको खाना मिलने वाला है, सब तो चले गए, इसमें लगे हुए थे, हमको पता ही नहीं था। हमने कहा आज सवेरे तो मैं ने बहुत बढ़िया पक्का भोजन पाया था, मिष्ठान वगैरह खूब मिला था, और अभी नहीं मिला तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने अपने आप को बताया, बेटा आज खाना नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, सवेरे तो अच्छा खाना खाया तो सो जा। तो फिर किनारे पर मैं आसन लगाकर सो गया। फिर सोने के बाद कुछ आवाज मैंने सुनी, अरे महाराज उठो। अरे तो रात को 11 बजे मुझे मंदिर के पुजारी ने उठाया, 11 बजे के बाद। अरे महाराज आप परिक्रमावासी हो? हाँ परिक्रमावासी हो। भोजन पाया? नहीं पाया भोजन। क्यों नहीं पाया? मैं परदेसी आदमी हूँ, भोजन कहाँ मिलता था, भीड़ चारों लगी हुई थी, मुझे पता नहीं। मंदिर के पीछे था, वहां पर था, वहां पर रसोई गृह वगैरह पीछे था, वहां पर सब कुछ मिल रहा था। मैंने कहा मैं पीछे गया ही नहीं हूँ। मैं पुजारी ने उठाया, क्या खाओगे महाराज? दाल चावल रोटी खाओगे या फिर फलिहारी खाओगे? फलिहारी मतलब फलाहार जिसको बोलते हैं। मैंने कहा आज सवेरे तो भोजन पक्का पाया था हमने, तो मैया को ही कहा था भैया तो कुछ दूध हल्का फुल्का थोड़ा होगा तो चल जाएगा, तो फलाहार। तो उसने एक केला, मूंगफली के 2 लड्डू, दूध का 1 गिलास, साबूदाना की खिचड़ी वगैरह थाली भर के मुझे 11 बजे उठाकर खाना खिलाया। अब आप इसको क्या है, इसलिए ये ऐसी ऐसी चीजें आपको कि किस प्रकार के एक्सपीरियंस, अनुभव, हर प्रकार के एक्सपीरियंस हो ही जाते हैं। रास्ता भूल जाते हो, खाना नहीं मिलता है, हर किस्म का अनुभव हो ही रहता है। बोलिए आगे। कुछ ऐसे साधु संत से आपका कुछ है हुआ है जिसे आपको कुछ साक्षात्कार मिला हो, कोई ऐसे अद्भुत साधु संत, या उनसे कुछ सीखने को मिला हो? साधु संत अभी कुछ आपको पता है, ये 2024-25 में भी ओमकारा से 40-25 किलोमीटर सियाराम महाराज थे, तेली भटियान नाम का गांव है, तेली भटियान। करीबन 100 साल के करीब उनकी उम्र थी, 100 साल से करीब उम्र। अभी वो शांत हो गए। पहली परिक्रमा मेरे साथ राजपूत का ये लड़का था। हम लोग सुल्तान की जाली पे जा रहे थे, उनको नंदगांव जाना था। तो नंदगांव जाने के लिए आगे चले तो रास्ता बंद हो गया। जो बड़ी चट्टाने आ जाती है, झाड़ी आ जाती है, पानी में किनारे चलते चलते आपको रास्ता मतलब वापस जाके ऊपर चलना ही पड़ता है आपको। झाड़ी ऐसी आ गई, जंगल रास्ता नहीं मिलता, फिर ऊपर चले गए। ऊपर जाते तो तब एक गोपाल मिला हमको, कुछ गाय भैंसे लेकर आ रहा था। हमने कहा भैया हमको नंदगांव जाना है, रास्ता मिलेगा? तो वो इतना ही बोला, सीधा रास्ता, सीधे सीधे चले जाओ। वो चला गया। मैंने चलो बच्चों, उसका नाम किरण था, चलो किरण चलेंगे। फिर चले, करीब 1.5-2 घंटा चले, मगर रास्ता नहीं मिला, शाम हो गई थी। एक पहाड़ी पर मैंने कहा ऊपर चढ़ते हुए देख तो जरा। उसने भी जूते पहले शुरुआत नहीं पहने थे, बाद 3-4 दौर के बाद उसके पैर की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसने चप्पल पहन लिया था, मैंने चप्पल नहीं पहना था। वो पहाड़ी पर चढ़ा और देखा महाराज वहां पर दूर झोपड़ी है, वहां पर जाके पूछते हैं। उसने मुझे बुलाया तो मैं ऊपर चला। तो ऊपर जो ही मैं ऊपर पहुंचा तो मेरे दोनों पैरों में एक के बाद पहला पैर रखा तो पूरा पैर कांटों से भर गया। फिर थोड़ा सा दूसरा कदम चला जाता, दूसरा कदम, मतलब दोनों पैर में कम से 25-50 कांटे लग गए एक साथ में। इतने सारे कांटे लगे बात पूछे बात। तो मैं बैठने लगा, मैंने कहा बैठना पड़ेगा। तो पैर मोड़कर मैं बैठा तो नीचे सीट पर वहां पे भी कांटे लग गए, इतने सारे कांटे लगे मत पूछो बात। इतने फिर भी पैर के कांटे तो निकाले। उसने मेहनत करके सभी कांटे निकाले। फिर क्योंकि जल्दी जाना था, अंधेरा होना था, सब कांटे मेरे पीछे से भी कांटे निकाले, पैर से भी निकाले, और नीचे उतर कर चले झोपड़ी की ओर चले। जब वहां झोपड़ी में पहुंचे तो दूर से ही कुछ आदिवासी था, उसने महाराज यहाँ रास्ते आगे चले जाओ। आगे चले गए। ऐसे ही आधा घंटा हम चले तो दूसरी झोपड़ी, तो दूसरी झोपड़ी में भी हमको बताया थे महाराज आगे चले जाओ, रास्ता नहीं है। क्या करे, जंगल शाम होने थी। उसमें एक आदिवासी मिल गया हमको, जुआन। वो चलो महाराज, फिर उसके झोपड़ी में ले गया। चल कर हम उसकी झोपड़ी में गए। रात को करीब 10 बजे बाद, रात को हमने
हमने बताया मैया खाना बनाने की जरूरत नहीं, हम लोग बाहर सो जाएंगे, कल सवेरे चले जाएंगे। आदिवासी की पत्नी, युवा पत्नी है। हमने देखा एक लड़के को उसने किसी को भेजा था बगल की झोपड़ियों में, एक कटोरे में आटा वगैरह कुछ लाया होगा, वो हमने देखा। नहीं नहीं महाराज, ऐसे बिना खाए कैसे जाने देंगे आपको, आप पाठ पूजा प्रार्थना कर लो, तब हम खाना पका दे। रात को 10 बजे के बाद उसने दो टिक्कर जिसको बोलते हैं, मोटी रोटी, गेहूं की मोटी रोटी और आलू की सब्जी रात को बनाई, रात को 10 बजे बाद हमको खाना खिलाया। अरे बाप रे। मतलब ऐसा होता है। और ऐसा ही मतलब सुल्पानी की झाड़ी में हम लोग ज्यादा ऐसा ऐसा ही रहता है कि सुल्पानी की झाड़ी हम लोग आगे जा रहे थे, वहां शाम को देरी हो गई, एक गांव में चले गए, तो गांव में एक मैया थी, मतलब कि कुछ पढ़ी लिखी मैया, गांव के शुरू में बैठे थे। हमने बताया मैया आगे कहाँ रास्ता है। उसी समय एक मजदूर हमको मिला, वो बोला अभी तो महाराष्ट्र में और एमपी में कुछ स्कूल वगैरह है जंगल में, वहां पर लॉजिंग बोर्डिंग दोनों होता है, उसको आश्रम शाला बोलते हैं। बच्चे वहां रहते हैं, पढ़ते, खाना खाते और परिक्रमावासी को बोलो आश्रम शाला और खिलाते हैं। तो हमारा जब शाम को 7 बजे आश्रम शाला बंद हो गई, आप क्या करोगे, खाना नहीं मिलेगा। वो मैया ने तो बोल दिया आप आगे जाओ, चलो महाराज मेरे साथ। वो अपनी झोपड़ी पर लग गया। उसकी झोपड़ी में हमने देखा कुछ नहीं था, कोई बर्तन भी नहीं था, कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं टंगा था। उसके 2-3 लड़के थे और उसकी पत्नी भी सगर्भा थी। फिर भी उसने हमको रात को 9 बजे तक कुछ चावल वावल बनाया। रात को 9 बजे, मतलब कि लाइट तो थी नहीं, मतलब जो चूल्हा होता है, चूल्हे में लकड़ी लाकर उसकी अग्नि में हमको दाल और चावल और थोड़ा हमको खिलाया। और फिर भी वो कह रहा हमारा पेट भर के खा लो आप। मैं देख रहा था कि खाना आगे है नहीं। उनकी वो पत्नी है, वो भी सगर्भा है, 2 छोटे छोटे बच्चे लगे, वो खुद है और हम 3 थे। हमने कुछ करके वो थाली भर के हमको चावल दे दिया, पूरी थाली भर के। हमने कहा बेटा हम तो इतना नहीं खा सकते, हमको जितना लेना था उतना लिया, बाद में दे दिया। फिर हम खाने के बाद सो गए। तो जो सोने के लिए उन्होंने जो प्लेटफॉर्म बनाते हैं, वो पहले वाला बना दे, जो पलंग ज्यादा बना दे, महाराज आप लोग ऊपर सो जाओ। हमने कहा भाई हम ऊपर नहीं सोते, परिक्रमा वाले हम नीचे सोते। हम नीचे सो गए और कंबल कोट का सो गए, ठंडी थी तो कंबल से मैं देख रहा था। हमारे भोजन के बाद वो उसकी पत्नी और वो आदिवासी वो तो हंस हंस कर खाना खा रहे थे। और वो जो पत्नी थी जो सगर्भा, फिर भी वो सूखी रोटी बाजरे की खा रही थी और दाल चावल हम जो बचा था वो दोनों हंस कर बात करके खा रहे थे। और हमारी आंखें में यहाँ पर आंसू था। हमको खाना खिलाया, उसको खाना नहीं मिला। उसकी पत्नी भी सगर्भा थी, 2 बच्चे भी कैसे, तो कुछ कपड़ा भी नहीं पहना है, फिर ये दोनों प्रेम से हंस कर खाना खा रहे थे। परिक्रमा में ऐसा होता है, खाना खिलाते, वो खुद नहीं खाते फिर खिलाते। सच्ची महान है, महान है। ये नर्मदा भूमि का प्रताप है। हाँ। नर्मदा भूमि ऐसी भूमि है, मत पूछे बात। नर्मदा के बारे इसलिए मैं बताऊँ आपको किस प्रकार का एक्सपीरियंस, तो मैं आप कहोगे तो पूरे एक्सपीरियंस ही बोलता रहूंगा मैं। जो चौथी परिक्रमा हमने की, क्योंकि इसकी इस वजह ऐसी है कि ऐसा कहते हैं जो जिसको हम कौवा बोलते हैं ना, कौवा है, खमड़ी वगैरह जो मांसाहारी पक्षी है, वो आपके सर पर चोंच लगाते हैं या आपको उसके नख लगाते हैं या तो स्पर्श होता है आपके सर पर, काला मांसाहारी पक्षी, तो आपकी मृत्यु 6 महीने में होती है। आपके महाराष्ट्र में टेम्बे स्वामी हो गए, आपने सुना कि नहीं, नाम पता नहीं है, बहुत लोग जानते हैं। स्वामी समर्थ की तरह अक्कलकोट के स्वामी समर्थ है, वैसे टेम्बे स्वामी बड़े समर्थ थे। उनको भी काग ने, मतलब कौवा ने स्पर्श कर लिया था। उन्होंने कहा था कि अभी हमारा आयु 6 महीना है, अभी हम ज्यादा नहीं जिएंगे। और इस बात में शांत हो गए उसी समय। वैसे ही हम सवेरे मंदिर में जाते, सवेरे जब मंदिर से वापस आ रहे सवेरे 7 बजे, काले कौवे ने हमारे सर पर चोंच और नाखून मारे। हमको लगा कि भाई हमारा भी यही है, शास्त्र में बताया कि 6 महीना से ज्यादा आप नहीं हो सकते। तो हमने पत्नी को नहीं बताया, 2 महीने ऐसे चले गए। फिर हमको अब क्या करना है, हमको ऐसे योगी समर्थ है नहीं, बड़ी तपस्या नहीं कि योगी इत्यादि जानते नहीं, कुछ जानते नहीं है। 2 महीने बाद पत्नी को बताया ऐसा ऐसा हुआ है। अभी मेरे पास 4 महीना आयुष्य बाकी है, 4 महीना बाकी, क्या करेंगे। मैंने कहा मेरे पास एक ही उपाय है। बहुत कुछ सोचने के बाद में अभी हम जाएंगे नर्मदा किनारे, और नर्मदा किनारे पर हम शरीर छोड़ेंगे, परिक्रमा करेंगे, जब आ जाएगा तो चल देंगे, क्या वहां ही जला देना। पत्नी बोली मैं भी साथ में आती हूँ। इसलिए चौथी परिक्रमा हमने की, दोनों साथ में चले। और उसके सर पर 2 घात थी, वो 2 बार बच गई, पर मैं भी 1 बार बच गया। यहाँ पर उत्तर किनारे पर भरूच का नाम तो आपने सुना, वहां पर दहेज इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां रिलायंस के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी है। हम लोग
जहाँ से नर्मदा मैया समुद्र को मिलती है, वहां से जो जो उत्तर छोर है, उत्तर वाला हाँ। तो नॉर्दर्न बैंक, वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी है, उसका बराबर। नाम है दहेज इंडस्ट्रियल एस्टेट। हम्म, वहां से हमारे जो सवेरे नवेठा नाम का गांव है, सवेरे हम 6 बजे चले, हम्म, हाईवे पर आ रहे थे। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो पीछे से एक बाइक वाला ने टक्कर लगा दी सवेरे सवेरे 7-8 के बीच में। किसको? मैं आगे चला था 25 कदम, वहां पर पीछे मेरी पत्नी आ रही थी, अच्छा। पत्नी को टक्कर लगा दी और फेंक दिया उठा के झाड़ी में, कांटे की झाड़ी में अरे। फेंक दिया। मुझे पता नहीं था, मैं चल रहा था। हाँ। फिर वो जो बाइक वाला था, उसका हाँ। बैलेंस हिल गया, उसकी हाँ। पत्नी पीछे बैठी थी, वो भी गिर गई और हाँ। लुढ़क कर मेरे पैर के पीछे जब टकराई, तब मुझे पता चला कि मुझे कुछ लगा। मैंने, अरे बहन ये क्या हुआ? हम्म, मैंने उसको उठाया, हम्म, क्या हुआ बहन जी? हम्म। तब तो दूर से मेरी पत्नी आवाज दी, अरे भगवान मुझे बचाओ। ओहो। उस बहन को मैंने इकट्ठा किया, उसको बैठा कर, हम्म, उसको बैठा के ठीक कर दिया। फिर दौड़ के पत्नी के पास गया, कांटे की झाड़ी से बाहर निकाला। हम्म, वो कुछ बेहोश सी हो गई थी, उसकी आंखें भी मतलब बंद हो गई थी। उसको मैंने तो कुछ कुछ थप थपाया, कुछ ट्रीटमेंट दिया, हाथ पैर कुछ हिलाए, कुछ 2-5 मिनट के बाद थोड़ा 5-10 मिनट के बाद वो होश में आई। तब तक तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया था, हाईवे पूरा, गाड़ियां लगी हुई थी, सब इकट्ठे हो गए सब। हम्म, अरे मैं 108 को फोन करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ। मैंने पत्नी को थोड़ा सा संभाल के, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, फिक्र मत करो। फिर मतलब कुछ समय के बाद कुछ होश में आई, वो आंखें खुली उसने। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने उस तब तक वो बेहोश थी, फिर भी मैंने हाथ पैर उसके जो सब देख लिए, मैंने हाथ हिला के दिए, पैर उसका मोड़ के देख लिया, कुछ इंजरी नहीं हुए ना। फिर भी फिर धीरे धीरे आंखें खोली, मैंने उसको खड़ा कर दिया। मैंने कहा, चलो 2-3 कदम का चलो। हम्म, वो बाइक वाला भी आ गया। हाँ। मैंने कहा भैया क्या हुआ? वो महाराज क्या हुआ मुझे पता नहीं है। हम्म, वो केवट था, माछी बार बोलते हैं ना। अच्छा। कपड़े शादी के पहने होते, उसकी पत्नी ने भी 2 लड़के थे, हम्म, एक लड़का वो लेकर आया, वो एक लड़का उसके हाथ में था, साड़ी अच्छी पहनी थी। मैंने कहा, उसने कहा हम शादी में गए थे। तो केवट वगैरह में अच्छी बार होते हैं, वो तो रात को कुछ पिया भी होगा, हाँ। रात को मतलब सोए भी नहीं होगा, शायद देरी से तो जागा हो देर तक, और दारू पिया होगा। तो बाइक में तो सवेरे सवेरे 5-6 बजे तो ठंडी हवा चलती है। हम्म, तो मैं झोंका आ गया। मैंने कहा बेटा बेटा इसलिए तूने बैलेंस गवा दिया, नींद आ गई होगी, पता नहीं है, हमारी पत्नी को उड़ा दिया। हमारी पत्नी से तू नहीं टकरा था तो तेरे बच्चे और तेरी पत्नी के साथ तू तू जाने में चला जाता। हम्म, तुझे हालत यही थी, पत्नी को टकरा इसलिए वो बच गया, हाँ। तो उसका गवर्नर मतलब रोड की ओर चला गया। फिर ये हो गया, फिर पत्नी चले, फिर सबको कहा भी आप सब लोग चलो, हम तो आगे हम तो परिक्रमा थी, धीरे हम आगे चले गए, और पत्नी के साथ आगे चला है। 1 किलोमीटर तक वो चली, आधे घंटे के बाद वो बोली हमें चक्कर आ रहा है। इस तरह पर देखा तो मतलब कि इतनी सूजन होगी, मतलब 6 इंच लंबी सूजन, जिसको बोलते हैं बड़ा घाव लगा था। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो कुछ हमारे करना पड़ेगा, कुछ कुछ होगा, हड्डी खोपड़ी वोपड़ी टूट गई होगी, हड्डियां टूट गई होगी, खोपड़ी तो क्या होगा। फिर हमारे मित्रों को फोन किया, फिर हमें वो बस स्टैंड आया, वहां पर वो सीमेंट की बेंच पर पत्नी को सुला दिया। मित्र को फोन किया, वहां गाड़ी आधे करने के बाद मित्र आगे गए, मित्र दो साथी आगे गाड़ी में बैठा कर अस्पताल में ले गए। तो सीधा कुछ इमरजेंसी में ले गए, तो फिजिशियन, डॉक्टर फिजिशियन था, उसने कहा भाई आपको कान से खून निकला है, नाक से खून निकला है, कहीं से भी खून निकला है? मैंने कहा मैया की कृपा से खून नहीं निकला है, कुछ नहीं। तब घबराने की जरूरत नहीं है महाराज। अच्छा। महाराज जी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं गोली देता हूँ, ये जो हो रहा है, जो अभी वो मैं गोली देता 5 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अब तब मुझे होश आया, मित्र के घर गए, खाना खाया और गोली खा के वाइफ सो गई। और शाम को 7 बजे में मेरा मित्र आया, हरिओम भाई क्या हुआ था? तब मेरी मिसिस ने जो सर पर जो बड़ी सूजन थी, मतलब एक इंच ऊंची वाली, और जिसको बोलते 6 इंच लंबी वाला, इतना घाव लगा हुआ था, इतनी बड़ी सूजन थी। बोला देखिए देखिए ये सब कुछ गुम हो गया, कुछ नहीं है मेरे सर पर, एकदम नॉर्मल हो गया। अरे। एक मेडिकल डोज में जो हो ही नहीं सकता। फिर एकदम वो खुश हो गई। अब तक वो कह रही थी मैं चले जाओ तो मुझे मेरे घर पर छोड़ दो, अपने घर पर आप यहाँ से वापस आके फिर से परिक्रमा शुरू करना, आप मुझे गाड़ी करके मुझे घर पर छोड़ के आओ। अच्छा। वो कह रही थी, यहाँ तक वो कह रही थी, और अब बोली ठीक हो गया। तो मेरे मित्र ने भी देखा तो कुछ नहीं था सर पर, इट वॉज डिसअपियर। फिर सवेरे सवेरे दूसरे दिन 4 बजे उठे, 5 बजे तैयार हो गए, मित्रों को कहा गुड बाय। अरे अरे 2-3 दिन रहो आप यहाँ पर, यहाँ कौन रोक रहा है आपको? मैंने कहा भी नहीं, अच्छे ठीक हो गए अभी मैया की कृपा से। 6 बजे रिक्शा कर दी और अब 8 किलोमीटर दूर यहाँ से हम आए थे, वहां चले गए, फिर परिक्रमा उठाई।
बाप रे। परिक्रमा पूरी कर दी। ऐसे भी ऐसे और एक्सीडेंट के भी अनुभव बोलिए। आते हैं, ऐसे एक्सीडेंट के भी अनुभव आते हैं, देखो सच्ची। अब मेरी बात बता भाई, वो ये तो मैंने बताया नहीं, जो मूल बात है वही तो। हाँ मतलब दक्षिण छोर पर हम लोग सवेरे जा रहे थे 7 बजे। हाँ। सवेरे सवेरे 6 बजे शुरू करते थे, 8 2 3 घंटे के चलने के बाद बड़ी अच्छी भूख लगती। हम्म 8 बजे भूख लगी तो नाश्ता करने के लिए तो तो नमकीन का पैकेट लिया, एक छोटा गांव आया, हम्म दुकान में गए, नमकीन का पैकेट लिया। पर पत्नी क्या कर रही थी, जहां जहां भी जाते हम्म पाले के बिस्कुट, छोटे पैकेट और हम्म। चॉकलेट लेती और बच्चों को बांटती थी। अच्छा। हमने नाश्ता कर लिया और मैंने भी कहा अभी मैं चलता हूँ। उसी समय एक ट्रक आया, ट्रक आके सामने खड़ा रहा हम्म और ट्रक का धुआं बिल्कुल दुकान पर आता, दुकान छोटी थी, ट्रक का धुआं आ रहा था। और हमको धुआं लग रहा है। अरे मैंने कहा अरे भैया थोड़ा ट्रक आगे ले जाओ, यहाँ धुआं तो आपके धुएं तो हमारी ये पूरी दुकान भर गई, हम लोग यहाँ हम नाश्ता कर रहे हैं। फिर ट्रक वाला आगे ले गया 10 15 फीट आगे। फिर नाश्ता हो गया, मैं आगे चला, पत्नी बैठी रही थी वो बिस्किट चॉकलेट बांटने के लिए। तब वो ट्रक का ड्राइवर उतर के आया, मैं आगे चला, मैं ट्रक छोड़कर ट्रक के आगे में चला गया। और ऐसा हुआ कि वो ट्रक चालू हो गया। अच्छा। मैं आगे सवेरे अकेला अकेला मैं चला जा रहा था, मुझे पता नहीं। फिर पत्नी ने देखा अरे ड्राइवर तो यहाँ पर है, ये ट्रक कैसे चालू हुआ। हाँ मैं चला रहा था, वो मेरी पत्नी दौड़ी सब फेंक कर ट्रक को रोको, ट्रक को, क्योंकि ठीक 10 कदम दूर मैं चल रहा था हाँ ट्रक के आगे। मुझे पता नहीं था, मैंने पीछे देखा नहीं था कि क्या हुआ है। हाँ बराबर। पत्नी दौड़ी, उसकी आवाज ही गले से नहीं निकल रही, ट्रक को रोको, ट्रक को रोको। फिर ड्राइवर ने देखा अरे ट्रक चल पड़ी, तो ड्राइवर पीछे दौड़ा और दौड़ कर, तब तक मैंने कुछ आवाज सुनी तो मैंने पीछे देखा तो ट्रक आ रहा है। मैं तो शांति से खड़ा, शांति से चल रहा है, मैंने ट्रक आई वो बगल से चली जाएगी, मुझे पता नहीं। उतने में वो ड्राइवर दौड़ कर आया, वो दरवाजा खोला और जंप लगा, वो पैर कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। खोल कर चालू ट्रक में। तो ऐसा हुआ कि जो आगे वाला 2 टायर थे वो रोड के नीचे, मतलब कि वो रोड साइड वाली होती है ढलान, उधर वहां पर ढलान होता है, आगे वाला टायर मतलब नीचे झटके के साथ नीचे लग गया, तो उससे पैर चुक गए, वो चढ़ नहीं पाया। फिर दोबारा फिर मैंने देखा अरे ये तो ट्रक आ रही है बिल्कुल, मगर ट्रक में कोई बैठा नहीं है। कौन बैठा था, जो हमें देख नहीं रहा था वो बैठा था। कौन बैठा था, यमराज बैठा था। हमारी मौत की मृत्यु की आशंका तो थी हमारी। मैंने कहा साक्षात यमराज आ रहे। फिर दोबारा उसने कोशिश की, फिर भी वो ऐसा हुआ होगा कि पिछले बार टायर भी मतलब कि थोड़ा नीचे हो गया, रोड साइड थोड़ी मतलब नीचे होती है रोड से, डामर रोड के नीचे। तो फिर से झटका लगा, फिर से वो चल नहीं पाया। और तब तक तो इसके 1 2 टायर बड़े चौकड़ी के नीचे रोड के बाहर निकल गए थे। और वैसे 10 या 10 15 फीट आगे ट्रक सीधी पलटी खा गई नीचे चौकड़ी में। करीब 10 फीट का अंतर था, ऐसा कहूँ 10 15 फीट दूर में ट्रक मेरे तक आई और फिर लुढ़क के सीधी चौकड़ी में गिर गई। उसका फोटोग्राफ भी मैंने 2 किताब में दिखाया है, फोटोग्राफ भी उसका ट्रक का। वो ट्रक गिर गई, जो मुझे मारने आई थी ट्रक, वो बेचारी उल्टी हो गई, पलट गई और उसके ट्रक के बिल घूम रहे थे उल्टी होकर। फिर वो ड्राइवर दौड़ा नीचे, फिर जंप लगा वो ऊपर चढ़ा, उसने ट्रक को रोक दिया। तब तो यहाँ तो माल हो गए, कितने 50 आदमी इकट्ठे हो गए थे सब। पत्नी दौड़कर आई, उसने बाद में मुझे देखा, ट्रक पलटी खाने के बाद उसने मुझे देखा, उसके गले से आवाज नहीं आ रही थी, बोल ही नहीं पा रही थी वो। उसको लगा कि ट्रक गए, वो भी गए। वो पीछे थी ना, वो यही समझे कि ट्रक गए और मैं भी गया। फिर हम मिले, मैं तो वैसे ही था, मैं बिल्कुल सामा नहीं था, मुझे कुछ ज्यादा मेरे रोंगटे खड़े नहीं हुए थे। वो तो उसका हाल बहुत खराब था। वो मुझे देख कर बाद में बोले आप बच गए, आपने मैया ने बचा लिया, बचाने वाला था। मतलब कि जो बात थी वो 6 महीने वाली बात की मृत्यु की शंका, वो सही थी। वो जो था, वो जो इंसिडेंट था वो सही था। मैया की कृपा से बच गए, पक्का बचे, वो भी बच गए, मैं भी बच गए। ओ बाप रे। आप कहते हैं अनुभव, ऐसे अनुभव इस प्रकार के आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है परिक्रमा में। तो अभी मैं आपके सामने हूँ इसलिए हूँ कि मैया ने मुझे एक्सटेंशन दिया है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अद्भुत है एकदम। मतलब ये सोचो तो विश्वास ही नहीं होगा किसी को, सच में इतना बड़ा ट्रक हाईवे पे, ये इतनी ट्रक जोर से चलाते हैं ये लोग। वो तो उसमें कोई था नहीं, बट वैसे भी ट्रक वाले, वो रेती वाले ट्रक इतने जोर से लेके जाते हैं ना कि ये तो ट्रक यूं ही खड़ी थी। वो ट्रक ड्राइवर ने ट्रक खड़ी कर दी थी और वो नीचे उतर गया था।
और बराबर स्वतः ट्रक चलने लगी, बराबर बिना चलाए चलने लगी। सच्ची में। तो इसका राज कोई आप मतलब इसका रहस्य आप बता ही नहीं सकते कि कैसे बता सकते हैं। कितने कितने दिनों में हुई आपकी परिक्रमा जब आप दोनों साथ में गए थे तो? दोनों करीब 4 महीना होता है, करीब 120 दिन के करीब होता है, 4 महीने के करीब करीब है ना? 118 119 दिन में। उतरे थे। पहली परिक्रमा में 123 दिन लगे थे, 1 2 3 123 दिन लगे थे। और दूसरी परिक्रमा मैंने बहुत फास्ट की थी, सुपर फास्ट, अच्छा 77 डेज में। है। 77 डेज का मतलब होता है हर रोज 40 से 50 किलोमीटर चलना, 40-50 किलोमीटर हर रोज चलने का। 77 डेज में तो कैसे, बाप रे। 40 एवरेज 40 किलोमीटर से कम नहीं चलने का हर रोज। दूसरी परिक्रमा की बात है। हम्म। दूसरी परिक्रमा आपने बताया ना, हम्म। आप प्रश्न पर मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म। दूसरी परिक्रमा की बात है, शाम को 5 बजे छोटे से गांव से जा रहा था मैं। हम्म। छोटा मकान था, एक भाई साहब आए, अरे महाराज जी परिक्रमा आती है। मैं कि भैया नर्मदे आइए महाराज, मेरे शाम को रोटी के हम अगर खाएंगे। मैंने कहा चलो भैया। उसके घर पर मैं गया, वो स्कूटर रिपेयर करने वाला था, मैकेनिक। उसके शाम घर पर गया, शाम को नान बन किया, हैंडपंप सामने ही था। उसके घर पर गया, उसकी पत्नी कह रहे महाराज बहुत बड़े भाग्य हमारे, आप हमारे घर पर आए। मैंने कहा क्यों बात है, क्यों है, क्या बात है? महाराज हमारी बिटिया की कल सालगिरह है, जन्मदिन है कल खबर है। मैंने कहा तो अच्छी बात है, क्या बात है? बहुत अच्छी बात है। मेरे पास मैं ये जो सिंह की चिक्की वगैरह जो आती है ना, मूंगफली दाने चिक्की वगैरह, मुझे मेरा भी उपवास था उस दिन का, तो मैंने कुछ लाके रखा था। मैंने उसका पैकेट बनाया बड़ा, कुछ पैसे भी रख दिए और न्यूज पेपर में उसको रैप करके मैंने कहा रात को मेरी पूजा होने के बाद मैं जब पूजा करने बैठा तब उसको 2-3 लड़के मेरे आगे सामने बैठे। मैंने कहा भैया ये पैकेट रख लो, ये कल सवेरे खुलने का, ये हर ये बच्चों को देना है। समझ गया? वो चले गए, अपने कमरे में सो गए, मैं सो गया। को करीब 2 बजे मेरी नींद खुल गई। कुछ ऐसा हुआ था, मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मतलब अभी क्योंकि इसको कहा जाए तो ऐसा है कि मान बहुत लोगों ने मिलकर आपको पीटा हो, आप सो गए हैं, 8-10 या 2-5 आदमी मतलब लकड़ी लेकर आपको पीट रहे हैं बराबर, तो आपका हाल क्या होगा? 2 बजे उठा तो मेरा एक एक अंग दुख रहा था, मैं हिल नहीं पा रहा था, पैर नहीं हिल रहा था, हाथ ऊंचा नहीं हो रहा था, पैर मेरा ऊंचा नहीं हो रहा था, मैं हिल ही नहीं रहा था, मतलब कोई भी फिजिकल मूवमेंट मेरी नहीं हो रही थी। मानो इसलिए मैं कह रहा, किसने मारा हो, किसने पीटा हो, या तो किसी ने कोई मंत्र छुट्टी कोई मंत्र लगाया हो, या तो कुछ झूठे मंत्र किया हो, कुछ हिल ही नहीं पा रहा था मैं। पैर नहीं हिलता था, हाथ नहीं हिलता था। ऐसे तो इसको कहा, जो मेडिकल लैंग्वेज में कहते इसको डिस्क, जो डिस्क वगैरह होती है जो इसके साथ वो डिसलोकेट हो गई होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो वो मुझे पता नहीं क्या हुआ था, वो तो बाद में कह रहा हूँ। तो 2-2:30 बजे मैं क्या करूँ फिर? कुछ हाथ 3 बजे में उठ जाता, हाथ नहीं ऊंचा हो रहा था, पैर नहीं ऊंचा हो रहा था, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। उठना है सवेरे, फिर आधा घंटा पड़ा रहा प्रार्थना करने के बाद, फिर थोड़ा थोड़ा हाथ हिलने लगा, तो मेरे हाथ में फिर मैं सोते समय मेरे जो बिस्तर के बगल में मेरी लकड़ी में रखता था, तो लकड़ी मेरे हाथ में आई, तो धीरे धीरे हाथ खड़ा किया, धीरे धीरे कुछ करे, थोड़ा सा खड़ा भी हुआ, थोड़ा हाथ सहारा करके धीरे फिर लकड़ी के सहारा पर खड़ा हुआ, तो मतलब कि जो कमर से झुक ही नहीं पा रहा था। अच्छा। मेरा पैर ही नहीं उठ पा रहा था, ऐसा मूवमेंट जिसको बोलते हैं ना, टोटली मूवमेंट मतलब डिसलोकेट, जो आपका जो वगैरह जो बैकबोन होता है वो डिसलोकेट हो जाए पूरा का पूरा, तो ऐसा हाल होता है। ऐसा फिर बाद में डॉक्टर ने मुझे बताया, खड़ा ही हो, चलने नहीं पा रहा था। और उस दिन मेरा जन्मदिन था। अच्छा। हाँ, मैंने कहा जन्मदिन है, मुझे आज तो मुझे किसी भी हिसाब से नर्मदा किनारे जाना है, और मुझे नर्मदा किनारे जाना और स्नान करना है। तो 2 दिन से नर्मदा किनारे दूर चला जा रहा था, और ये 2-2:30 बजे की हाल है, मैं चल नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे यूं करके खड़ा हुआ, मैं रात को सभी तैयार करके सोता, नहाने के कपड़े, धुले कपड़े वगैरह सब लगाया हुआ था, सब तैयार वहां पर, वो लेकर दरवाजा धीरे धीरे खोला, और उससे 50 कदम दूर पर हैंडपंप था। चलकर तो कैसे गया 2 मुझे पता है, सीढ़ी नहीं उतर पा रहा, 2-3 सीढ़ी पर ऊंचा वो मकान था। फिर गया, फौज भी गया, हैंडपंप से थोड़ा सा पानी निकला, स्नान किया, फिर आया, फिर ज्यों त्यों करके 2-5 मिनट में मैंने अपनी पूजा करके फिर मेरे करीब 3 बजे निकल गया वहां से। और 3 बजे निकलने के बाद ऐसा हुआ कि बारिश शुरू हो गई,
बारिश शुरू हो गई, अच्छा। कहीं पेड़ नहीं मिल रहा था, हाँ। पूरा का पूरा मैं बिक गया, मेरा सामान भी बिक गया, आधा घंटा में चला हम्म। और हालत ऐसी थी, मैं चल ही नहीं पा रहा था। ओके। शरीर की हालत ऐसी थी, पैर दुखता था, कमर, सब कुछ हम्म। पूरा बदन दुख रहा था। हम्म। मतलब कि फिर भी यूं तो करके आधा पौना घंटा चला, एक झोपड़ी मैंने देखी तो झोपड़ी में गया, झोपड़ी में जाकर मैं बैठा, कपड़े बपड़े सब निकल, सब बिक गए थे, शाल वगैरह सब उड़ा था, मेरा रक्षा का कपड़ा सब बिक गया था। मैंने सब कपड़े निकाले, वहां पर लगा दिए लकड़े पर। तब तक वो झोपड़ी का दरवाजा खुला, हम्म। एक मैया कोई आई, हम्म। क्या बात, भैया नर्मदे हर। हम्म। मैंने कहा भैया अभी मैं आधे घंटे के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हम्म। एक जो गुजराती में टोकर बोलते हैं, एक बर्तन में लकड़ी सुलगा कर वो मुझे दे गई, 8 लकड़े के टुकड़े दे गए और फिर अपना दरवाजा बंद के अंदर चली गई। मैंने अग्नि जलाया, अपने को थापा, कपड़े फेंक लिए और आधे घंटे उनके बाद मैं आगे चला। उसके बाद मैंने नर्मदा में जाकर स्नान भी किया बहुत दिन। ये हालत थी हमारी। तो एक्सपीरियंस की कैसे बताया आप, क्या बताया आप, कहाँ तक बताया, बोलिए। सच्ची सच्ची में आपके अनुभव जितने सुने उतने कम ही है। एक काम करते बाबा जी, हम अगले पार्ट में बाबा जी के और भी अनुभव सुनेंगे, बाबा जी से उनके बारे में कुछ जो परिक्रमा के नियम है या अभी जो निकलने वाले हैं उनके लिए क्या परिक्रमावासियों को वो कहना चाहेंगे, वो अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं। क्योंकि बाबा जी ने इतना समय दिया, इतनी व्यस्तता के बाद बाबा जी आपने समय दिया। हरिओम भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, मैंने धन्यवाद तो मैं कह रहा हूँ कि मैया की बात आप लोग सुन रहे हैं। हमारा पर मेरा मिशन है, मेरी किताबें पढ़कर बहुत से लोग जाते हैं और हर रोज फोन वगैरह आते हैं। आपको बता दी, यहाँ से नहीं, अपने गुजरात या इंडिया से नहीं, पूरे दुनिया में फोन आते हैं परिक्रमा के लिए और पूछते हैं हमको जाना है। सबको मार्गदर्शन देते हैं, काम हमारा ये मिशन ही है। अगले इसमें आपसे फिर जानेंगे मैया के बारे में और, है ना। नर्मदे हर, आपको सबको नर्मदे हर।